Hello friends, how are you? Hope you all are fine and safe. Now let's start the fifth lecture of basic mathematics. आज मैं पांचवा लेक्चर स्टार्ट करूंगा. लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी थी. पॉलिनोमियल इक्वेशंस, थोड़ा रूट्स के बारे में डिस्कस किया था. फिर उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे. तो आज सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था, पहले उसको मैं डील करूंगा, फिर आगे कुछ बात करूंगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने DPP2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था. तो DPP2 में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बन ही गए होंगे. उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो आपसे आसानी से बन गए होंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 भी बन गया होगा. 5th और 6th थोड़ा रैशनल इक्वेशन पर बेस्ड है. तो पांचवा और छठा क्वेश्चन आप ना अभी रैशनल आज की क्लास के बाद आपसे बनेगा. उसके अलावा और सारे क्वेश्चन तो आपसे बनने के चांसेस, तो जितने बन गए होंगे. जो नहीं बने होंगे आज मैं उसको डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था. तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है. इसमें 3 प्रॉब्लम था. फर्स्ट सॉल्व कर दिया था, सेकंड और थर्ड को हमने बोला था बना लेने के लिए. इसमें क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. याद होगा यहाँ एक्स के कोफिशिएंट में ए का टर्म्स था. तो हमने कहा था इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है. तो सबसे पहले यही करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट तो है बट इन टर्म्स ऑफ ए है. तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर है. तो सबसे पहले हमें वहाँ केस डिवाइड करना होगा. तो केस डिवाइड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 पुट करके जो जो पॉइंट्स आएंगे उसके हिसाब से केस ब्रेक कर लेना होगा. तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में सॉल्व करता. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में मैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. तो थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ax प्लस 2x प्लस 3 गिवन है. ax प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. ax प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स. अब देखो इसको इधर लेके आ गया. तो देखो ऐसा क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकता हूँ कि 3x, ठीक है, x. तो x कॉमन लिया तो क्या होगा, a प्लस 3 इंटू एक्स. चेक कर लो क्योंकि देखो 3x, x कॉमन लिया तो a प्लस 3 और 3 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. ठीक है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 यहाँ तक ठीक है. ax प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स है. तो x मेरा उधर गया तो क्या आ गया, ax प्लस 3x. तो ठीक है, और 5 माइनस 3. ठीक है, अब आते हैं इस वाले में. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना हेयर क्या लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स. अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की सपोज हम बात करें, हेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, a प्लस 3 इक्वल टू 0 एट क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू माइनस 3. मतलब a इक्वल टू माइनस 3 पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, 0 है. तो a इक्वल टू माइनस 3 पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर 0 है तो हमने बोला कि यहाँ एक ही पॉइंट है. तो मतलब दो केस बनेगा, जब एक बार a इक्वल टू माइनस 3 होगा, एक बार a नॉट इक्वल टू माइनस 3 होगा. तो डिवाइड करते हैं. जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 में a का 2 वैल्यू आया था, याद करो. तो उसमें हमने कहा था कि 3 केस बनेंगे, एक बार a इक्वल टू 0, एक बार a इक्वल टू माइनस 2, एक बार a नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे एक ही पॉइंट आया तो कोई दिक्कत नहीं है. तो नाउ केस 1 की बात करते हैं. तो केस 1 में लेते हैं when a इक्वल टू माइनस 3, when a इक्वल टू माइनस 3. अब a की वैल्यू माइनस 3 इसमें डाले ना. इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन गिवन है a प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ 2. अब a इक्वल टू माइनस 3 क्या दिया जाएगा, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 2. दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, दिस इज 0, दिस इज 2. ये जो स्टेटमेंट तो कभी ट्रू नहीं होगा. 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 2. मतलब अगर a की वैल्यू अगर माइनस 3 आप डाल रहे हो तो 0 इक्वल टू 2. मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि दिस नॉट पॉसिबल. मतलब इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. दैट इज बोल सकते हैं एट a इक्वल टू माइनस 2 नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. a इक्वल टू माइनस 2 नो सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अब सिमिलरली इसके केस 2 में आते हैं. केस 2 क्या दिया हुआ है, when a नॉट इक्वल टू माइनस 3, यानी a जब माइनस 3 की इक्वल नहीं होगा. तो अब नाउ इक्वेशन फिर से दिख रहा है. इक्वेशन दिख रहा है a प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2. तो जब a नॉट इक्वल टू माइनस 3 मतलब ये 0 नहीं होगा. तो सिंपल सी बात है, x को क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे 2 डिवाइड बाय a प्लस 3. तो 2 डिवाइड बाय a प्लस 3. तो दो आंसर होगा. इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में a पे डिपेंड करेगा और आंसर क्या होगा 2 बाय a प्लस 3. a की वैल्यू कुछ भी दो एक्सेप्ट माइनस 3, आंसर होगा 2 बाय a प्लस 3. यानी a की वैल्यू 1 दे दें, आंसर क्या होगा 2 बाय 4. a की वैल्यू 5 दे दे तो 2 बाय 8. उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे a की वैल्यू डाल के. यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. ठीक है, ये तो आ गया. अब आते हैं इसके बाद के क्वेश्चन.
इसके बाद का क्वेश्चन, चलो उसको भी डील करते हैं। नोट कर लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखना, आपको हमने क्लास में दिया था, एक पॉलिनोमियल आपको बात की थी। पॉलिनोमियल था एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, हाँ ये पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। पढ़ा दो इसे। तो एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी। देखो स्टेटमेंट जो दिया हुआ, स्टेटमेंट को पहले मैं फिर से देखता हूँ। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, गिवन है, क्वेश्चन है, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, गिवन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये गिवन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये पॉलिनोमियल गिवन है। एंड इसमें गिवन है कि इसका दो रूट जो है ना, एक्स इक्वल टू -1, 2 are the roots of px equal to 0, are the roots of px equal, मतलब इस इक्वेशन का -1, 2 क्या है, रूट है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। एंड गिवन है p इक्वल टू 1 प्लस क्यू, गिवन है p इक्वल टू 1 प्लस क्यू। देन क्या निकालना था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ p कॉमा q कॉमा r। तो जब इसी के सॉल्यूशन पे आते हैं, मैं कैलकुलेशन चेक करना, देखना कैलकुलेशन में कर रहा हूं। तो जो कैलकुलेशन में देखो, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, तो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब देखो इसके दो रूट ऑलरेडी गिवन है, तो ये जो आपका है दो रूट कौन कौन सा है, -1 और 2 इसका रूट है। गिवन क्या है, तो एंड -1 और 2 रूट है, मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ -1 क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजल्ट आ गया पी क्यू आर में, p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया, 1। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। मतलब आपका एफ ऑफ -1 0 होगा, रीजन -1 इसका रूट है, और एक और रूट आपका दिया हुआ है एफ ऑफ 2 भी 0 दिया हुआ है। एफ ऑफ 2 0 मतलब क्या होता है, इसमें 2 पुट कर देते हैं, -1 पुट किया तो दैट इज इक्वल टू 0, 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस आर। ठीक है, 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस आर, दिस इज द क्वांटिटी। आगे इसको अगर मैं देखूं तो इसको रिजल्ट नंबर मैं क्या देता हूँ, इसको रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2। एंड एक रिजल्ट और गिवन है, ये भी गिवन है, एक रिजल्ट और गिवन है, देखो दिया हुआ है p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। ये है रिजल्ट नंबर 3। तो देखो 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स, और इक्वेशन कितने हमें दिख रहे हैं, इक्वेशन दिख रहे हैं 3। तो कौन कौन सा 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है आपका p q एंड r। तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, तो मैथमेटिक्स तो कहता है कि सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। तो चलो 1 2 3 एडजस्ट करके p q r की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो सबसे पहले देखो 1 और 3 से डायरेक्ट मुझे r की वैल्यू आ रही है। तो देखो सबसे पहले फ्रॉम 1 एंड 3, सबसे पहले फ्रॉम 1 एंड 3 में देखो, तो फ्रॉम 1 एंड 3 देखो तो क्या आ जाएगा कि देखो क्या है कि p माइनस क्यू की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं 1 प्लस आर इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। ठीक है, आर की वैल्यू 0 आ गई। अब आर की वैल्यू 0 आ गई, आर की वैल्यू तो आ गई, अब फ्रॉम 2 से उठाते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, ये पहले फ्रॉम 1 एंड 2 की हमने बात किया। अब फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 2 में आर की वैल्यू डाल देते थे, आर की वैल्यू डाल देते थे, आप दिख रहा है 4p प्लस 2q प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2p प्लस q प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लिया रिजल्ट नंबर 4। p और q की वैल्यू निकाल ली। अब देखो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 को मैं सॉल्व करता हूँ, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 किया, तो देखो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3p इक्वल टू क्या आ गया, -3। दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू कितना आ गया, -1। और p की वैल्यू -1 रख देंगे, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम 3 से अगर मैं बात करूँ, फिर से 3 में डाल देता हूँ, फ्रॉम 3, तो p की वैल्यू -1 डालेंगे, तो q की वैल्यू कितना आ जाएगी, q की वैल्यू क्योंकि -1 माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो माइनस क्यू इक्वल टू 2, तो क्यू इक्वल टू क्या देगा, -2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, p इक्वल टू -1, q इक्वल टू -2,
एंड आर इक्वल टू 0। होप यही आंसर मैंने आप लोगों को बताया होगा। p इक्वल टू -1, q इक्वल टू -2 एंड r इक्वल टू 0। तो बस यही करना है आपको। पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, -1 और 2 उसका रूट है, तो रूट मैंने बताया था कि रूट का मतलब ही होता है कि अगर वो रूट होगा तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0। तो -1 और 2 रूट है, तो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। तो मतलब उससे हमारा पी क्यू आर में दो रिलेशन आया, और एक तीसरा रिलेशन तो दिया ही हुआ है कि p माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो तीन रिलेशन से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लिए। सिंपल है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8, और सेकंड है x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, होपफुली आपने बनाया भी होगा। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स। तो फाइंड इंटीग्रल रूट्स का मतलब समझ रहे हो, x की वैल्यू इसमें इंटीजर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीग्रल वैल्यू हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या करना है, तो देखो उसको सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दिया हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया 8। तो इसके इंटीजर वैल्यू के लिए, इंटीग्रल रूट्स के लिए x बिलोंग्स टू i दिया हुआ है, x इंटीजर है। तो इसके एक इंटीग्रल कितने वैल्यू हो सकते हैं x के जिसको सेटिस्फाई करें। तो देखो सबसे पहली बात, तो यार हमें पता है कि x जो है बिलोंग्स टू i है, इंटीजर है, तो x माइनस 1 भी इंटीजर होगा एंड x प्लस 1 भी इंटीजर होगा। कोई डाउट? देखो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन इन फैक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो x माइनस 1 टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8, तो x इंटीजर, तो x माइनस 1 इंटीजर, x प्लस 1 इंटीजर। अब आते हैं बात, तो देखो नाउ, तो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8। देखो इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू 8। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच है कि 8 को फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज कर देंगे तो इंटीग्रल फैक्टर्स में बात कर रहा है, मैं इंटीग्रल फैक्टर्स की बात करता हूँ। वन फैक्टर इसके इक्वल होगा तो सेकंड इसके इक्वल होगा। तो जब भी ऐसी बात करें तो इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू 8, तो इसको दो पार्ट में फैक्टर में ब्रेक कर दो। तो पहला इंटीग्रल फैक्टर जो होगा 1 इंटू 8 फॉर्म में, तो दूसरा क्या होगा, जिसको रिवर्स कर दो 8 इंटू 1 फॉर्म में। ठीक है, 8 इंटू 1 फॉर्म में, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट अगर इसमें रिवर्स करूं तो क्या होगा, -1 इंटू -8 की बात करूं, इंटीग्रल में तो निगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, -8 इंटू माइनस, चार पॉसिबल केसेस हैं 1 और 8 में। सिमिलरली 1 8 ही क्यों देखें, तो 2 इंटू 4 देखते हैं। सिमिलरली क्या होगा, 4 इंटू -2 देखते हैं, सॉरी 4 इंटू 2 देखते हैं। सिमिलरली -2 इंटू -4 देखते हैं, और सिमिलरली क्या होगा, -4 इंटू -2 देखेंगे। अब देखो ये मैंने क्यों ब्रेक किया, ये हमने इसलिए ब्रेक किया कि x प्लस 1 और x माइनस इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इंटीजर ही होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर में x प्लस 1 और x माइनस 1 कौन कौन से इंटीजर गेन कर सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने एक एक करके लिख दिया है। तो टोटल 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स, ये है 7 एंड 8। तो मैंने टोटल 8 केसेस को सॉल्व कर दिया था। नाउ फ्रॉम 1 की अगर मैं बात करूं, 1 को मैं सॉल्व करता हूं, 1 से अलग आंसर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 इक्वल टू 8, इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो इसमें क्या होगा कि फ्रॉम 1 से x माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, तो एंड x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 8। x माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 8, दिख रहा है ना, x माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 8। अब देखते हैं x की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू कितना है 7 है। तो क्या ये संभव है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 7? चेक करो तो, नहीं है ना संभव, क्योंकि x का तो एक ही वैल्यू हो सकता है, चाहे 2 होगा या 7 होगा। 2 रखेंगे तो 1 इंटू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 2 और 7 एक साथ नहीं हो सकता है। इसके लिए 7 और इसके लिए 2 संभव है, चाहे 2 होगा चाहे 7 होगा। तो 2 एंड 7, मतलब 2 एंड 7 का मतलब ये है कि दोनों में से कॉमन की बात हम करना चाह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई वैल्यू जो कॉमन नहीं है ना। 2 होगा, 2 होगा तो इसके में 2, इसमें दोनों में 2 पुट करना होता है, जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 2 खोज रहा है,
इसके लिए 7 खोज रहा है जो पॉसिबल नहीं है। मतलब इस केस में क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, यानी फ्रॉम 1 से नो सॉल्यूशन। सिमिलरली 2 की मैं बात करता हूँ, 2 की बात करता हूँ, 2 में क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 0। फिर से क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सिमिलरली थर्ड वन में आता हूँ, सिमिलरली थर्ड वन की बात करता हूँ। थर्ड वन में देखता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8। तो देखो यहाँ से क्या x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 9। तो अब गौर से देखो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 9, ये भी नॉट पॉसिबल है क्योंकि दोनों में कॉमन x होगा तभी। ऐसा कॉमन x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि इसके अलग नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक ही वेरिएबल है तो वेरिएबल की एक ही वैल्यू आएगा ना। दो डिफरेंट वैल्यू आ गया, इसके लिए बोला मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, दोनों सेम ही वैल्यू है, सेम ही एक वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करा, विच इज नॉट पॉसिबल। एक बार एक्स बोला हम 2 रहेंगे, एक बार बोला हम 7 रहेंगे, तो ये 2 और 7 एक साथ तो नहीं हो सकते, चाहिए होगा तो अगर 2 होगा तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं किया, 7 तो इंडिविजुअल हुआ तो भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इंडिविजुअल में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इसीलिए हमने कहा था दिस एंड दिस, अगर कॉमन होता तो लिखते, कॉमन नहीं है तो नहीं लिखना। यहाँ पर क्या होगा आंसर, इसके केस में भी नो सॉल्यूशन। तो यह दूसरा तीसरा। अगर फोर्थ में देखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो अगर मैं इसको इसके केस में 1 2 3 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसके फोर्थ में बात करूं, इधर ही बनाता हूँ, इधर ही बनाता हूँ। अब मैं इसके फोर्थ में बात करता हूँ, फोर्थ में देखता हूँ तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 1 2 3 माइनस 8 एंड x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया x, यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू माइनस 2। फिर से नो सॉल्यूशन, यानी चौथा में भी सॉल्यूशन नहीं, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, चारों में से कोई नहीं हुआ, चारों में से कोई नहीं। अब आते हैं फिफ्थ में, पार्ट बाय पार्ट को सॉल्व करना होगा। पांचवा पॉसिबिलिटी देखते हैं। पांचवा पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इक्वल टू 2 होगा, मतलब x इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो फिर से क्या आ गया, x इक्वल टू 3, मतलब पहले से भी x इक्वल टू 3 आया और दूसरे से भी x इक्वल टू 3 आया, मतलब एक कॉमन x के लिए दोनों जो क्वांटिटी गेन कर रहा है उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8। मतलब इस केस में x इक्वल टू 3 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये आंसर होगा। मतलब इसके केस में आंसर पॉसिबल होगा और आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3। ठीक है। सिमिलरली सिक्स में आ जाओ, सिक्स में अब हम ऑयली से करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 5 आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो नॉट पॉसिबल, तो 5 एंड 1 नॉट पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ भी देखो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 तो x इक्वल टू माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 तो x इक्वल टू माइनस 5, इसमें भी नो सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1, इधर 1 चला गया तो माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3। हाँ, तो 8 में भी सॉल्यूशन चांसेस है। एक बार देख लेता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 तो फिर से x इक्वल टू कितना, माइनस 3। तो माइनस 3 रखते हैं, ये आएगा माइनस 4 और ये आएगा माइनस 2। हाँ, तो यहाँ भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ना इसमें है ना इसमें है। आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस। तो मतलब इस वाले केस में जो आंसर होगा, आंसर जो लिखेंगे x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। अब एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन कभी कभी प्लस माइनस या इनइक्वलिटी कुछ कुछ इधर उधर मिस ना हो जाए। आप देख लेना, मैंने सारे केसेस को एक बार चेक कर लिया है और सारे केसेस को चेक करने के बाद दिख रहा है कि 3 और माइनस 3 ही सिर्फ सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। टोटल 8 डिफरेंट केस हैं, तो 8 में से सिर्फ 2 ही केस में सॉल्यूशन आ रहा है, रेस्ट 6 में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। तो एक बार आप देख लो कि मैंने क्या किया है, तो देख लीजिए। ठीक है, 2 आंसर है। सिमिलरली स्क्रीनशॉट ले लिया,
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस एट इंटू एक्स माइनस फोर, इस वाले क्वेश्चन देखते हैं। बट आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 का बस मैं हिंट देता हूँ, उसके बाद इसको बनाना। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटीजर यहाँ भी है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, मतलब इसको इंटीजर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। तो कितने डिफरेंट केस बनेंगे? तो पहला केस बनेगा 5 इंटू वन, तो दूसरा केस क्या बनेगा 1 इंटू फाइव। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में मत लगना। वैसे क्वाड्रेटिक का भी अप्रोच है इंटीग्रल रूट्स का, वहां से हम निकाल सकते हैं, पर अभी उतनी दूर अभी हम नहीं जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट होता है कि अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इंटीग्रल रूट, वी हैव सम सर्टेन कंडीशन, जो आप क्वाड्रेटिक में बताया जाएगा कि उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन हेल्प से हम इंटीग्रल रूट डिसाइड कर सकते हैं। पर यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली हम इसको फैक्टराइज करके जो सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही करेंगे, हम ऐसा लेंदी अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे ही सिंपली स्टार्ट करेंगे। तो इंटीजर है तो प्रोडक्ट इंटीजर है, तो इसको भी इसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 5 इंटू वन और 1 इंटू फाइव। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव में भी देख लो तो -5 इंटू -1 और क्या होगा -1 इंटू -5। तो आप बस चेक कर लो किसमें होगा। तो जैसे इसमें हम चेक करते हैं और अली ही चेक करते हैं, एक्स माइनस एट इक्वल टू फाइव, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एट इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू 13, एक्स माइनस फोर इक्वल टू एक्स इक्वल टू फाइव, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक्स माइनस एट इक्वल टू वन, तो एक्स माइनस एट इक्वल टू वन आ रहा है, तो एक्स माइनस एट इक्वल टू अगर वन आएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 9, और एक्स माइनस फोर इक्वल टू फाइव आएगा तो एक्स इक्वल टू 9। तो यहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है एक्स इक्वल टू 9, इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिमिलरली इसमें देखते हैं एक्स माइनस एट इक्वल टू -5 देंगे तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स माइनस फोर इक्वल टू -1 तो एक्स इक्वल टू 3, तो 3 माइनस एट -5 और 3 माइनस फोर -1, तो यहाँ भी है एक्स इक्वल टू 3 भी सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है। अब इसमें देखते हैं एक्स माइनस एट इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 7, और एक्स माइनस फोर इक्वल टू -5, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा -1, इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो दो आंसर होगा 9 एंड 3, चेक कर लेगा 9 एंड 3 को। एक्स इक्वल टू 9 इसमें रखे तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, एक गुना 5 कितना होगा, एक 5 होगा ना, सही है। तीन भी चेक कर लो, 3 माइनस 8 -5 और 3 माइनस 4 -1, तो -5 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो दोनों आंसर आ गया। तो दो आंसर है इसके केस में, एक्स इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो ये दो आंसर, ठीक है। तो बना लेना, चार डिफरेंट केसेस बने, चारों केसेस को वन बाय वन करके मैंने चेक कर लिया, और उसमें जिसमें सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नहीं है उसको मैंने क्रॉस कर दिया। इसमें 8 है, इसमें 4 है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को इंटीग्रल ए के फॉर्म में, इंटीग्रल ए के फॉर्म में। तो देखो बताओ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a into x minus 8, x minus a into x minus 4, sorry, x minus a into x minus 4 equal to 5। यहाँ here a belongs to भी I है, a इंटीजर है और x भी इंटीजर, x ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीग्रल रूट्स मतलब है x इंटीजर, x इज द रूट्स, x की जो वैल्यू होगी रूट्स कहलाएगा, x इंटीजर है और a को भी इंटीजर ले लिया, तो बोल दिया गया कि इसमें कितने इंटीग्रल रूट्स पॉसिबल होंगे। तो सारे इंटीग्रल रूट्स ही बताना है और a की इंटीजर वैल्यू के लिए ही बात करनी है, मतलब a भी इंटीजर होगा और उसके लिए हमारा कितना इंटीग्रल रूट्स है उसको चेक करना है, और फाइनली हमें a का भी वैल्यू बताना है कि a का कौन कौन सा इंटीजर वैल्यू होगा जिसके लिए रूट्स क्या होगा इंटीजर होगा। क्वेश्चन क्लियर है, मतलब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है जो इंटीजर है, और इसमें कह रहा है कि a बिलोंग्स टू भी i ही है, तो रूट्स तो इंटीजर है, तो इंटीजर रूट्स को बताना है, और बताना है कि इंटीजर जो रूट्स होगा a के किस किस वैल्यू के लिए होगा वो भी चेक करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो देखो सॉल्यूशन में तो गिवन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 5। तो केसेस बनाते हैं, सेम अप्रोच, केस बनाते हैं। सबसे पहले पहला केस होगा 5 इंटू वन, दिस इज फर्स्ट केस। दूसरा होगा 1 इंटू फाइव, सेकेंड केस, ठीक है। तीसरा होगा -5 इंटू -1, दिस वन इज थर्ड केस, और -1
into -5. This is fourth case. This one is third case and this one is fourth case. टोटल 4 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास. चारों केसेस को वन बाय वन करके सॉल्व करना है और फिर देखना है कि किसमें सॉल्यूशन होगा, किसमें सॉल्यूशन नहीं होगा. अब आते हैं कुछ केस वन में. तो केस वन में आते हैं, फर्स्ट केस फ्रॉम वन की बात करते हैं. वन में अगर आए तो गिवन है x माइनस ए इक्वल टू 5 है एंड x माइनस 4 इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो देखते हैं क्योंकि a तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया. तो ठीक है, एंड यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस a आ गया. ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशन इक्वल आना चाहिए, मतलब ये x की वैल्यू है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब यहाँ ऐसा थोड़ी है कि a की वैल्यू फिक्स है. इससे पहले होता था a की वैल्यू फिक्स होती थी, जैसे 1 दे दिया कुछ और दे दिया, उसमें x की पहले से x की वैल्यू कुछ और आ जाती थी, दूसरे से x की वैल्यू कुछ और आ जाती थी, तो उसमें दिखता था कि सॉल्यूशन है नहीं. अब यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a है, इन टर्म्स ऑफ a है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए जो आपका पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों सॉल्यूशन कॉमन होगा. तो अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, देख लेते हैं किस वैल्यू ऑफ a के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो लिख सकते हैं फॉर एग्जिस्ट एनी if solution exists, इसमें लिख सकते हैं if solution exists then बोल सकते हैं 5 प्लस a, दोनों x का वैल्यू इक्वल होगा, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. तो मतलब आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू कितना आ गई 5, यानी कि पहला केस के लिए सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना होगा 5. ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर यानी कि फर्स्ट केस का. सिमिलरली सेकेंड केस की बात करता हूँ. सेकेंड वन में देखता हूँ क्या दिया हुआ है x माइनस ए इक्वल टू 1 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 5. तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 9 और यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया a प्लस 1. अब देखो फिर से वही बात है, तो फॉर सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं a प्लस 1 इक्वल टू 9, मतलब दोनों सॉल्यूशन x की वैल्यू इक्वल होगी. तो यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 8. तो मतलब बोल सकते हैं फॉर a इक्वल टू 8 x इक्वल टू कितना आएगा 9. ये सेकंड आंसर है. सिमिलरली थर्ड केस की बात करता हूँ. थर्ड केस, तो थर्ड केस क्या है, x माइनस ए इक्वल टू माइनस 5. देखना x माइनस ए इक्वल टू माइनस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना है x इक्वल टू 3 एंड यहाँ से x इक्वल टू कितना है a माइनस 5. तो सिंपली बोल सकते हो फॉर सॉल्यूशन, यानी फॉर सॉल्यूशन दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, दैट इज a माइनस 5 इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया 8. a इक्वल टू 8, फिर से a इक्वल टू 8 आ गया, a इक्वल टू 8, यानी a इक्वल टू 8 के लिए दो सॉल्यूशन है 3 एंड 9. चेक करके देख लेते हैं ना. 8 माइनस 5 3, 8 यहाँ रखे तो क्या आ गया 8 प्लस 1 9 और x इक्वल टू 9. ठीक है, तो a इक्वल टू यानी कि फॉर a इक्वल टू 8, फॉर a इक्वल टू 8 x इक्वल टू कितना आ गया 3. अब लास्ट केस की बात करता हूँ, फोर्थ केस क्या है, x माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 एंड x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -1 एंड x इक्वल टू कितना आ गया a माइनस 1. सिंपली बोल सकता हूँ फॉर सॉल्यूशन a माइनस 1 इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया 0. यानी बोल सकता हूँ फॉर a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है x इक्वल टू है. जैसे मैंने बात किया इस वाले केस में, आप देखना कि देखो कि 4 सॉल्यूशन है ना, कौन कौन सॉल्यूशन आ गया 5 9 3 एंड -1. तो कौन कौन से a के लिए है, तो a इक्वल टू 0 के लिए दो सॉल्यूशन है -1 एंड 5. a इक्वल टू 8 के लिए दो सॉल्यूशन है 9 एंड 3. ठीक है, तो आंसर इसमें कैसे लिखोगे, अगर इसका आंसर प्रॉपर आंसर लिखोगे तो फॉर a इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 5 एंड a इक्वल टू अगर लिखना है a इक्वल टू 8 x इक्वल टू 9 3. ये है आंसर. ठीक, इस तरह से आप आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं. कहना यहाँ ये है कि अप्रोच सेम है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपको a की वैल्यू गिवन होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे x की दो वैल्यू डिफरेंट, x की दो वैल्यू इसमें यानी कि x की दो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल आते थे, तो उसमें हम बोलते थे सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो देख के आइडिया लग जाता था. इसीलिए कि दोनों अगर सेम वैल्यू आता था तो सॉल्यूशन बोलते थे, दोनों सेम वैल्यू आता था तो नहीं आता था तो सॉल्यूशन नहीं बोलते थे, क्योंकि x की एक ही बार में दो वैल्यू नहीं हो सकती.
मतलब एक में एक्स का एक वैल्यू रखें, एक में एक्स का एक वैल्यू रखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन में अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो जितना भी है एक्स का टर्म सब में एक ही वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए हमने दोनों को देखा कि दोनों में सेम है तो आंसर होगा, दोनों में डिफरेंट है तो आंसर नहीं होगा। बट इस वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू एक ए पे डिपेंडेंट है और एक आपका फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर ए के डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले वैल्यू और दूसरे वैल्यू से एक्स की वैल्यू डिसाइड कर लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू डिसाइड कर लिया, फिर वहां से वैल्यू डिसाइड करने के बाद मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ तो उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग ए की वैल्यू देख ली। मतलब हम फिर से एक बार वो दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन वन में देखो ये रखा, एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब अगर सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम होने के लिए ए की वैल्यू डिसाइड होगी, यानी ए इक्वल टू 0 के लिए एक्स इक्वल टू 5 सॉल्यूशन होगा। तो ए की वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया कि ए की किस वैल्यू के लिए इस वाले केस में सॉल्यूशन होगा, तो ए की 0 वैल्यू के लिए, सिमिलरली इसमें, सिमिलरली इसमें, सिमिलरली। ठीक है, तो अप्रोच आसान है, समझ में आ गई होगी बात। तो चलो एक बार देख लो इसका क्वेश्चन। आपको हमें लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन और भी आपको दिया हुआ है। अब टू वेरिएबल्स पे एक दो क्वेश्चन अभी आपको मैं देख लेता हूँ। टू वेरिएबल्स पे एक दो क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लो। टू वेरिएबल्स पे आप लोग को डीपीपी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। टू वेरिएबल्स पे दो क्वेश्चन दिए हैं, जरा मैं उसको सॉल्व कर लूँ। हटा दो। आंसर भी इसका चेक कर लेता हूँ, आंसर सही है या गलत है। इसके आंसर की बात करते हैं, कभी कुछ कैलकुलेशन कभी कभार इधर उधर हो जाने से आंसर कुछ से कुछ होता है। 0 पे -1 5 और 8 पे 9 8। ठीक, कैलकुलेशन में अगर इधर उधर कुछ, कभी कैलकुलेशन में कभी कभी फास्ट कैलकुलेशन करने में कभी को प्लस माइनस इधर उधर हो जाए, या कभी इनइक्वालिटी चेंज करने की जगह सेम ही रख दिया गया, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप कभी कभार ऐसा कुछ एरर आता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, खुद से करेक्ट कर लो, टेंशन ज्यादा मत लो। कैलकुलेशन एरर होने की संभावना किसी से भी हो सकती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखना डीपीपी का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, फाइंड द नेचुरल नंबर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन समझ लो, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीग्रल होगी, और उसके बाद एक चीज और दिया, ऑल्सो फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब नेचुरल सॉल्यूशन वाला इंटीग्रल, मतलब सिंपली हम इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं, नेचुरल अलग कर लेंगे तो नेचुरल सॉल्यूशन अलग नेचुरल नंबर में दिखा देंगे, इंटीग्रल में सब दिखा देंगे जितना भी इंटीजर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के लिए हम बात करते हैं, इंटीजर के लिए बात करते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 7। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स और वाई इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा और वाई स्क्वायर इंटीजर होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम फैक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करके ब्रेक करेंगे। तो आप कैसे फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करेंगे आपको दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं टू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 7। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखो एक्स भी इंटीजर है और वाई भी इंटीजर है, मींस एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, एंड सिमिलरली एक्स प्लस वाई इज आल्सो एन इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू 7, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू 7। तो ये कौन सा इंटीजर गेन करेगा, ये कौन सा इंटीजर गेन करेगा, उसके लिए हमें 7 को फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ टू में लाना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू में लाके सबको एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने पॉसिबल फॉर्मेट बनेंगे, तो पहला बनेगा 1 इंटू 7, दूसरा बनेगा 7 इंटू 1, 7 प्राइम नंबर है, तीसरा बनेगा निगेटिव में देख लेते हैं -1 इंटू -7, और फोर्थ बनेगा -7 इंटू -1। तो वी हैव टोटल 4 डिफरेंट केसेस, 1 2 3 एंड वी हैव टोटल 4 डिफरेंट केसेस। तो आते हैं फ्रॉम 1 पे बात करते हैं, फ्रॉम 1। तो अगर 1 पे आते हैं तो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखो दोनों ऐड करते थे, देखो क्या आ रहा है, अगर दोनों का ऐड कर देते तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 माइनस वाई इक्वल टू 1, या 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। तो देखो आंसर आ गया ना। तो मतलब केस 1 में आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, ये आ गया केस 1 का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप आते हैं केस 2 के आंसर में, केस 2 इधर सॉल्व करते हैं। केस 2 के आंसर में आता है, केस 2 का आंसर क्या है,
केस 2 के कैलकुलेट करें तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 1। इसको ऐड करते तो क्या होगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू फिर भी 4 आ गया, x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू -3 होगा, तो y इक्वल टू -3 चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ भी सॉल्यूशन आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3 केस 2 में। सिमिलरली केस 3 सॉल्व करते हैं, केस 3 सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -7, फिर दोनों को ऐड किया तो 2x इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू -4, दोनों को ऐड किया तो 2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या होगा -3, चेक कर लो, -4 प्लस 3 तो -1, -4 -3 इक्वल टू -1, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। सिमिलरली केस 4 की मैं बात करता हूँ, तो केस 4 क्या कह रहा है कि केस 4 आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -7 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -1, फिर से दोनों को ऐड किया तो क्या होगा 2x इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू क्या होगा -4 प्लस 7, तो y इक्वल टू क्या होगा 3, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। तो टोटल फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू कितना आ गई 4, तो y की वैल्यू 3, दूसरा आ गया x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3, तीसरा आ गया x की वैल्यू -4, तो y इक्वल टू क्या आ गया -3, और फोर्थ क्या आ गया x इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू कितना, तो ये टोटल 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन क्लियर। इस तरह सॉल्व करते हैं, जस्ट यही अप्रोच है, इंटीजर दिया हो तो इसलिए आराम से ब्रेक करते हैं, अगर इंटीजर नहीं दिया रहता तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करते, क्योंकि अगर मान लो कि सिंपली ये इक्वेशन ऐसे दे देते x का माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 को सॉल्व करो, आप बोलोगे सर 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, मैथ्स में ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 2 वेरिएबल तो वी मस्ट नीड 2 इक्वेशन, दो इक्वेशंस की जरूरत है और एक दिया हुआ है, तो जो पॉसिबल ही नहीं है तो मतलब सॉल्व भी नहीं होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है, पर नहीं, इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करके इसको कैलकुलेशन आसान बना दिया है, कि इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट इसमें क्या ऐड किया है कि इसको x और y इंटीजर दे दिया, जिससे हमें बस फैक्टर करके इसमें डायरेक्टली 2 इक्वेशन जनरेट कर लिया गया। मतलब इंटीजर नहीं दिया रहता तो सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी रखो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, बट अगर इंटीजर दे दिया तो इसमें फाइनाइट सॉल्यूशन, और फाइनाइट में 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी ऐसी कुछ बात करे, इंटीजर है तो इस तरह से आप देख करके आराम से सॉल्व करो। और सेकंड नंबर प्रॉब्लम भी आप हमें लगता है सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेकंड नंबर में है यहाँ 21 है, तो 21 वाले केस को क्या कर सकते हैं, 21 वाले केस को ऐसे 21 वाले केस में ब्रेक करना है तो क्या कर सकते हैं, पहले 21 इंटू 1, 1 इंटू 21, फिर 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, ठीक है, फिर नेगेटिव में ले लो, फिर -21 -1 -1 -21 -3 -7 -7 टोटल 8 केसेस हमें बनते दिख रहा है, तो आप सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बन ही जाएगा, उसमें वही आंसर रखना है जिसमें x और y क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर नॉन इंटीजर वाला आंसर भी आ रहा है उसको इग्नोर कर देना होगा, क्योंकि हमें पहले से गिवन है कि x और y इंटीजर है। इसमें इस वाले में मेरा चारों में इंटीजर आंसर, अगर कोई में भी एक में भी नॉन इंटीजर आता तो उसको इग्नोर कर देते, क्योंकि हमारा गिवन है कि x एंड y आर इंटीजर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ख्याल रखना है, इस तरह से प्रॉब्लम को, ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देखूंगा जो आपको गिवन है पॉलिनोमियल पे, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो गिवन है उसको मैं एक बार फिर से डील करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डीपीपी क्वेश्चन नंबर 8, डीपीपी क्वेश्चन नंबर 8। तो डीपीपी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। तो डीपीपी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, एक पॉलिनोमियल px को मैं fx लिख देते हैं, पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x गिवन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक है, यहाँ p q r रियल है तो अंडरस्टूड है,
और एंड गिवन है P ऑफ 5 इक्वल टू -3 times of P of 2, -3 times of P of 2, and 3 is the root of polynomial, and 3 is the root of polynomial Px, एंड ये पहला रिलेशन है और दिया हुआ 3 is the root of polynomial, मतलब P of 3 equal to 0 दिया। ये हमने P of 3 equal to 0 क्यों लिखा, क्योंकि इट इज मेंशन दैट 3 is the root of polynomial, तो 3 is the root of polynomial गिवन है, तो मतलब P of 3 0 है, तो दोनों से इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले इससे इक्वेशन जनरेट करेंगे, P of 3 equal to 0। तो नाउ तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं, हमें चाहिए इसका रूट चाहिए, तो P of 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3 P of 2। तो देखो पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, एक रूट दिया तो दूसरा रूट भी निकल जाएगा। तो पहला रिलेशन से पी क्यू आर में एक सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट से क्या सॉल्यूशन रिलेशन जनरेट होगा, तो क्या होगा, दैट इज 5 यहाँ रखेंगे, तो P इंटू 5 स्क्वायर प्लस Q इंटू 5, P इंटू 5 स्क्वायर प्लस Q इंटू 5 प्लस क्या हो गया R इक्वल टू -3 इंटू क्या लिख सकते हैं, P इंटू 2 स्क्वायर प्लस Q इंटू 2 प्लस R, ठीक है, P इंटू 2 स्क्वायर प्लस Q इंटू 2 प्लस R। अब देखो इसको क्या कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 25P प्लस 5Q प्लस R इक्वल टू, दिस इज 4 होगा तो -12 होगा, तो -12P 6 -6Q -3R। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 37P प्लस 11Q plus 4R equal to 0. This is relation number 1 in terms of PQR. And एक और गिवन है, P of 3 भी 0 दिया हो, because 3 is the roots of equation. तो अगर P of 3 0 दिया हो तो P of 3 0 करो तो क्या लिख सकता हूँ, P of 3 0 करो तो P into 3 square plus Q into 3 plus R equal to 0. That implies मुझे बात करना है, this is 9P plus 3Q plus R equal to 0. This is relation number 2. देखो दो रिलेशन है हमारा PQR में, जो गिवन था उस डेटा की हेल्प से हमने दो रिलेशन जनरेट कर लिया PQR में। तो PQR में जैसे ही दो रिलेशन हमने जनरेट किया, तो इसी के हेल्प से हमें आगे की बात कंटिन्यू करनी है। तो दोनों रिलेशन से अब क्या जनरेट हो रहा है, तो हमें PQR की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ से 37 11 4R, R है, इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या किया हमने, 1 में 1 इसको 4R माइनस कर देते, तो 1 माइनस 4 इंटू 2 कर देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 4 इंटू 2, तो 1 माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा, तो 36, 37 माइनस 36 क्या होगा, दैट इम्प्लाइज P होगा। 11 माइनस 12 क्या होगा, माइनस Q होगा। 4R माइनस 4R, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो आ रहा है ये, तो दैट इम्प्लाइज क्या आ रहा है कि P इक्वल टू Q आ गया, P इक्वल टू Q। अगर कोई दिक्कत, P और Q की वैल्यू क्या है, हमारा सेम है, और P और Q की वैल्यू अगर सेम है तो देखो आंसर तो आ ही गया। तो P और Q की वैल्यू सेम है, तो R की वैल्यू क्या होगी, तो आप चेक करो कि R की वैल्यू क्या होगी, कहीं भी किसी में भी रख के देख लो। P और Q की वैल्यू सेम है तो R की वैल्यू क्या आना चाहिए। तो अब इसको हम चेक करके इसको मान लेते हैं रिजल्ट नंबर था। अब हमारे पास तीन रिजल्ट है, 1 2 एंड 3। तो P और Q की वैल्यू अगर रखेंगे तो R की वैल्यू क्या आती है, इसको देखते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसको हमने रख दिया इस वाले पे, इस क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 पे रख दिया। तो फ्रॉम 1 अगर मैं देखूं, तो फ्रॉम 1 की अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉम 1 अगर देखूं तो देखो इस पे रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 में रखो या 2 में रखो, 2 में ही रखता हूँ, अल्टीमेटली कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P इक्वल टू Q देख रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 12 P प्लस R इक्वल टू 0, 12P प्लस R इक्वल टू 0, ठीक है। 12P 9 प्लस 3, 12P प्लस R इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमें देखा तो 12P प्लस R इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर ये एक रिलेशन आ गया, अब इसके बाद क्या रिजल्ट हो सकता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं 12P प्लस R इक्वल टू 0।
p की वैल्यू अब निकालते हैं, इसको रिलेशन नंबर 4 मान लेते हैं, रहने देते हैं ना। इक्वेशन हमने उठाया px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू क्यू है, इसको लिख सकता हूँ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसका एक रूट हमारा पहले से क्या दिया हुआ 3, इसका एक रूट क्या दिया हुआ 3, और दूसरा रूट क्या है, एक रूट है 3 और दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट हमें बस कैलकुलेट करने क्या कह रहा है, हमें क्या यही कह रहा है ना, फाइंड अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन। दूसरा रूट को हम क्या मान लेते हैं, दूसरा रूट मान लेते हैं अल्फा, दूसरा रूट अल्फा। आपको एक बात पता होगी, अगर मैंने लिख देता हूँ साइड पे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो एक रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय। बस यहीं से निकलते जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाय पी, दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। कौन सा रूट आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -4। मतलब अगर इस वाले केस में अगर सेकेंड रूट की बात करें तो एक रूट अगर 3 है, दूसरा रूट क्या होगा -4। अल्फा इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं आप आगे कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट है, लिखिएगा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, अभी मैं देखूंगा रैशनल फंक्शन और उसके बाद रैशनल पॉलिनोमियल तो देख ही लिया, रैशनल फंक्शन, फिर रैशनल इक्वेशन देखूंगा और फिर आऊंगा फिर आगे की बात करूंगा। रैशनल फंक्शन क्या है, तो लिखिएगा फंक्शन इज in the form of y equal to fx by gx is called rational, it's called rational function, it's called rational function where fx and gx, where fx and gx are polynomial expression in x। समझे मेरी बात, हमने कहा कि रैशनल फंक्शन की बात की, रैशनल फंक्शन में क्या है, ऐसा फंक्शन जो f बाई जी के फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। जहां f और g क्या है आपका, fx और gx, हमने कहा fx और gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जांपल में आते हैं, जैसे हमने बोला कि ये फंक्शन y इक्वल टू x माइनस 1 बाय x, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ऊपर भी लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल उठा लिया, ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी रैशनल फंक्शन, बिकॉज ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ऐसा लिखना चाहूँ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2, ये भी रैशनल फंक्शन है, ठीक है, रैशनल फंक्शन है। अब आते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल उठा लूँ, क्यूबिक में ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर 7 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9, तो ये भी रैशनल है। कि रैशनल फंक्शन में f बाय जी के फॉर्म में आना चाहिए, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मींस fx एंड gx बोथ आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रैशनल फंक्शन तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या होता है रैशनल फंक्शन, एफ बाई जी फॉर्म, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, एफ बाई जी के फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रैशनल इक्वेशन। तो रैशनल इक्वेशन की बात करते हैं, तो रैशनल इक्वेशन में क्या करेंगे, तो बस एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, तो कैसे लिखेंगे, तो एफ एक्स बाय जी एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, रैशनल इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन में आपको एक बात पता है कि पहले तो हमने रैशनल फंक्शन इक्वल टू 0 ने एक्सप्रेशन को जो हमने इक्वल टू 0 कर दिया दैट इज रैशनल इक्वेशन। एफ और जी तो अंडरस्टूड है कि एफ और जी आपका क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब आते हैं कि इसमें है कि इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप देखो गौर से कि एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वेशन में क्लियर, इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें हमें एफ बाई जी इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसमें एक छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो जी एक्स है वो कभी भी आपका 0 नहीं होगा,
ठीक है, मतलब वेयर क्या करना है, वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर हमने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन है, वो ऑटोमेटिक वो हमने x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, पर यहाँ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो x की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो x की वही वैल्यू रखेंगे जिसके लिए gx आपका नॉन जीरो होगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब फॉर सॉल्विंग द रैशनल इक्वेशन, first calculate the value of x and select the that value of x for which gx not equal to 0। मतलब किसी एक्सप्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स का 4-5 वैल्यू आ गया, उसमें से किसी एक वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर का क्वांटिटी 0 आ गया, तो उस वैल्यू को आपको इग्नोर करना होगा, वो आंसर में नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात का ख्याल रखें कि अगर रैशनल इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है ना, तो उसमें जो सॉल्व एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू 0 गिवन है, तो इन दिस केस जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो it means when we solve the rational equation, select that value of x for which gx not equal to 0। ये छोटा पॉइंट याद रखना, gx कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इन केस ऑफ रैशनल इक्वेशन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 0 हुआ तो उस पर्टिकुलर x के लिए 0 अगर हुआ तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो पॉसिबल नहीं, इसलिए हम नॉट इक्वल टू 0 की बात करें। तो ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल इक्वेशन वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल फंक्शन भी देख रहे हो और रैशनल इक्वेशन भी देख रहे हो। अब आते हैं थोड़ा सॉल्यूशन करने में, रैशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब ये भी ख्याल रखें कि ठीक है, अब कुछ को एग्जांपल में कुछ पढ़ के 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 पे आता हूँ। देखो सबसे पहले की इक्वेशन है, सॉल्व करने की बात करेंगे, सॉल्व। ठीक है, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अगर हमने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। मान लो बोल दिया आपको इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। अब देखो सबसे पहली बात क्या करना है, आप किस मामले में सर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वो सही है, बट इस बात का ख्याल रखें ओरिजिनल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो x का वही वैल्यू कंसिडर करेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड, मतलब इस बात का भी ख्याल रखना है, मतलब इसको भी चेक करना है, एंड मतलब यू हैव टू सपोज कंसीडर दिस पॉइंट्स आल्सो। तो क्या पॉइंट है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इसमें x की वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो जिसके लिए ये क्वांटिटी 0 नहीं होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर, देखो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, x आ गया 0 कॉमा 1, एंड यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, एंड क्या होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड कॉमा x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है कि x ना 1 होगा ना 2 होगा, अगर 1 होगा तो भी डिनोमिनेटर 0, 2 होगा तो भी डिनोमिनेटर 0। तो सॉल्यूशन में अल्टीमेटली तो तुमने इक्वल टू में ये कहा था और ये बात ख्याल रखना था। तो ओवरऑल आंसर के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो यहाँ x 0 और 1 था और x किसके इक्वल नहीं था, x ना 1 के इक्वल है ना 2 के इक्वल है, तो मतलब फाइनल आंसर में क्या हो गया, 1 को आपको इग्नोर करना होगा, आपको कौन सा सॉल्यूशन लेना होगा, x इक्वल टू 0। तो फाइनल x इक्वल टू 0 बिकॉज एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0, इसलिए हमने डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। वही चीज में ऐसा आता है, यहाँ मान लो कोई दूसरा रूट आता है, 0,5 आता है, यहाँ 1,2 होता है, तो 1,2 जब है ही इक्वल में तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आता है 0,5। तो ऐसा भी केस आएगा कि जो जिसके लिए 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में वो इसमें सॉल्यूशन में हो ही नहीं, तो बस पूरा सॉल्यूशन उतार देना। कभी कभी एक सॉल्यूशन मान लो कि कई एक उसमें मैच कर गया, इसलिए 1 को इग्नोर कर दिया, कभी कभी हो सकता है दोनों मैच कर जाए, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो मतलब आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये बस पॉइंट आपको कंसीडर करते हुए सॉल्यूशन करना है, तभी आप कैलकुलेशन सही कर पाओगे। ठीक है, मान लो दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया, इसके ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स का माइनस 5x प्लस 6, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करो, एक्स का माइनस 5x प्लस 6। आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बट आपको किस चीज का ख्याल और रखना है, मैं एंड को साथ ही लगा दे रहा हूँ ना, कि दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके बाद में जो कॉमन होगा उसको आंसर लिख देना है। तो एंड मैंने लगा दिया, तो एंड क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 का भी ख्याल रखना है,
मतलब सॉल्यूशन तो यही होगा, बट इसको भी सेटिस्फाई करना है, मतलब वो एक्स इसमें कंसिडर नहीं करना है। तो इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स क्या आ गया, नॉट इक्वल टू माइनस वन, एंड आंसर में क्या आ गया, एक्स इक्वल टू टू एंड थ्री। अब गौर से देखो, ये ना दो जीरो और माइनस वन नहीं होना चाहिए, और सॉल्यूशन क्या आ रहा है, टू और थ्री, मतलब कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू कॉमा थ्री। ठीक है, यही होगा। यही चीज इन जनरल लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि क्या किया कि सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसी क्वेश्चन में सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बोलो एक्स उसका माइनस एक्स प्लस टू तो उड़ा दो, एक्स उसका माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कर दो। तो मतलब इसका अगर मान लो इस तरह से कर दिया, मतलब सीधे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा वन, बोला ये आंसर होगा। बट ये रॉन्ग कंसेप्ट है, बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब डायरेक्टली न्यूमरेटर में टर्म्स और डिनोमिनेटर को टर्म्स हो ही नहीं। कभी कभी आंसर आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया, बट इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई तो आंसर नहीं आएगा। तो ये सब बातों का ख्याल रखना होता है। इसलिए किसी किसी क्वेश्चन में सर इसमें आंसर आ गया इसमें नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया कि इसमें कुछ कॉमन, किसी जिसमें आंसर नहीं आया मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा सॉल्यूशन में, इसलिए आंसर नहीं आया। इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात ख्याल रखें कि उतना क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने से बचे। आंसर आया या ना आया उससे मैटर नहीं करता, आप किसी में आ गया किसी में नहीं आ गया उसको अब बस तो ये मत सोचो, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्यूशन आने के बाद चेक कर लो कि उसमें वो एक्स तो नहीं आ रहा है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो है। अगर आएगा तो उसको हटा देना, नहीं आएगा तो जो आंसर है उसको डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम और भी है, मान लो इसमें एक क्वेश्चन और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दे दिया, इसको पहले नोट कर लो क्या कम है। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम देता हूं। मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब बोलो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो गौर से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आपको देखो कि क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, सर नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि x x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू जीरो कॉमा वन, ये आ गया। अब आपके दिमाग में आ गया इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में फैक्टराइज हो जा रहा था, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज नहीं पॉसिबल है, फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको अगर मान लिया स्क्वायर जो फॉर्मूला से निकालोगे तो देखोगे कि इसको फॉर्मूला अगर हम लगाएं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखो निगेटिव आ रहा है, यानी वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री आ रहा है, मतलब इसका रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बोलोगे सर इसके लिए क्या करें, नॉट इक्वल टू जीरो क्या है क्या नहीं है, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। और यहाँ दिख रहा है कि सर इसका तो रूट है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर जीरो की बात कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर जीरो का कोई रूट ही नहीं आ रहा है, मतलब जब इसको जीरो करोगे तो रूट ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए यही होगा कि इस तरह के केस में जब भी ऐसा कुछ केसेस आए तो कोई इश्यू नहीं है, आंसर यही हो जाए क्योंकि इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या लोग डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि मतलब कि हेयर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक पॉइंट्स और भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब इक्वल टू जीरो के लिए क्या सॉल्यूशन आया फाइव, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए क्या सॉल्यूशन आया, इक्वल टू आर, मतलब कुछ भी डाल दो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। तो मतलब जब भी ऐसा कुछ केस आया तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए छोटा सा पॉइंट है, मतलब कुछ भी रखो ऑलवेज ये जीरो नहीं, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। तो अब दोनों में कॉमन करो तो इस केस में आंसर वही रह जाएगा जो कभी ऐसा था। ठीक है, मैं इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी भी इस तरह का क्वांटिटी आए डिनोमिनेटर में जिसका जो क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, तो बस उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है
इक्वल टू 0 करोगे तो रूट ही नहीं होगा, तो रूट ही नहीं होगा तो कॉमन क्या करना, समझे मेरी बात। तो बस इस तरह केस में इस तरह की बातें को ख्याल रखना होता है। कुछ भी आ जाए, जैसे कि एग्जांपल और ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अब देखो फिर से यहाँ देखो, इसका इसको 0 करेंगे तो इसका, अगर इसको 0 किया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, 9, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 20, तो 9 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 7। फिर से इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इतना इक्वल टू 0 करोगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के लिए x क्या होगा, फिर से 5 होगा, क्योंकि इसका फिर से डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव। इस तरह के इसमें आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो पता है कि कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि इसका रूट ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, r, नॉट इक्वल टू 0 के लिए r होगा, 0 के लिए क्या होगा 5, 5 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, कुछ भी x रख दो नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ भी मतलब x बिलोंग्स टू r ही हम लिखते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, और ये क्या आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1,4, तो दोनों को कॉमन करेंगे तो आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 1,4, दिस इज आंसर। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, पॉइंट तो छोटा सा है, ठीक है। अब मैं जरा इसको एक छोटा सा नोट बना के लिख देता हूँ कुछ इसमें। तो सबसे पहला नोट क्लियर है ना, जरा मैं कुछ उस तरह के एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ जिसमें जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो उस तरह के एक्सप्रेशन में कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, आगे के इनइक्वालिटी में ख्याल रखना होता है। इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए कि कभी भी वो 0 नहीं हुआ, अगर क्योंकि 0 होगा ही नहीं क्योंकि उसका रूट ही नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी में बात का ख्याल रखना होगा, 0 नहीं होगा तो दो केस हो सकता है ना, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, तो इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर, अगर मैंने ये देखा, अगर ऐसा लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज एक्स जो होगा नो सॉल्यूशन, दैट इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन। इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं 5, हमने बताया था ना इम्प्लिसिट 5 मतलब कुछ भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये बात तो याद रखो। अब आते हैं कि इसमें दो केस हो सकता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इफ अब एक्सप्रेशन में आप इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अब इक्वेशन से एक्सप्रेशन में आता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब हमने जैसे कहा कि ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जीरो नहीं किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है नेगेटिव है, तो वो एक्सप्रेशन हमें पता है कि जीरो तो नहीं होगा, तो दो केस हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे, एक शॉर्टकट ही बताऊंगा और एक जनरल अप्रोच बताऊंगा। तो इसमें क्या केस हो सकता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये है, तो मतलब ये कभी भी क्या होगा जीरो नहीं होगा, क्योंकि रूट उस केस में इमेजिनरी हो जाता है, तो जीरो नहीं होगा तो क्या हो सकता है, चाहे ग्रेटर देन जीरो चाहे लेस देन जीरो। तो कब ग्रेटर देन जीरो होगा और कब लेस देन जीरो होगा, जरा इस पे कमेंट करना है कि व्हेन दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन दिस शुड बी लेस देन जीरो। तो इसके लिए कमेंट करने के लिए मैं आता हूं, इसका ये तो कंक्लूजन में बताऊंगा, उसके लिए कमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल उठाता हूं। जैसे आप ये देखो, जैसे हमने उठाया एग्जांपल y इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसका d क्या है -3, तो ये क्या होगा, ये कभी जीरो तो होगा नहीं, तो चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से तुरंत कभी भी इस तरह केस ना दिखे कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर मेथड में जाओ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से दिख जाता है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4। इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसको x प्लस 1/2 होल स्क्वायर बना है, ये x है और 1 को 1/4 में रखा तो प्लस क्या बच जाएगा 3/4। होप इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस
1/2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3/4। तो दिस इज वाई। तो गौर से देखो y इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस 3/4। तो आपको पता है कि ये x क्या है, हमारा रियल है, x प्लस हाफ भी रियल होगा, तो रियल का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमें पता है कि हमें वी नो, हमें एक बात पता है कि x प्लस 1/होल स्क्वायर दिस इज ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल का होल स्क्वायर को बता रखा है कि ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होगा। तो क्लियर है कि हमें इसका रेंज चाहिए। तो ये दिख रहा है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर दिस इज ऑलवेज प्लस 3/4, बोल सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। मतलब ये बोल सकते हैं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। मतलब ये बोल सकते हैं ये क्या हुआ ग्रेटर देन 3/4, मतलब क्या हुआ दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब 3/4 से बड़ा होगा। रेंज निकालना है तो 3/4 से बड़ा, इन जनरल बोलना है तो बस ये बोल देंगे कि ये भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब 0 से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा होने का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। अब इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी को ऐसा ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें भी देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 12, मतलब सॉरी ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 9 माइनस 20 तो कितना हो गया, तो 9 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -11, मतलब निगेटिव क्वांटिटी यहाँ भी है। तो इस केस में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो y को क्या लिख सकते हैं, y को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/4। ठीक है, प्लस 9/4। अब 20 है ना, तो 20 को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो गया, तो ये 11/4, 20/4 तो कितना हो गया 5 हो गया ना। तो ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 11/4, और फिर से देखो स्क्वायर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 11/4 मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 11/4। मतलब यहाँ भी वही चीज दिख रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, बट मतलब इसके केस में क्या बोल सकते हैं कि ये दो ही चीज हो सकता था, चाहे पॉजिटिव हो सकता था चाहे नेगेटिव हो सकता था। तो कौन सा फॉर्म गेन किया, ये हमेशा पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब फॉर 11 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव है। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें हमेशा 3/4 से बड़ा है। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, चलिए क्लियर है, इसी में एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं तो उसके बाद आपको क्लियर करेंगे कि जब भी किसी एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो वो दो ही चीज गेन कर सकता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। उसको तो मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूँ, इस दोनों से क्या कंक्लूजन निकल के आया। गौर से देखो कि दोनों के केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन याद रखना। ये इसके बारे में पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करते हैं जब आपको बताया जाएगा क्वाड्रेटिक में। अभी अभी चाहे आप इस तरह से ब्रेक कर लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कब हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, उसको करने के लिए आप बस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर दो, परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग में समथिंग अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उस हिसाब से नेगेटिव वाला आ गया तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला भी एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। अभी पहले कंक्लूजन देखते हैं कि चाहे आप इस मेथड से कर सकते हो या डायरेक्ट इस कंक्लूजन को याद रखो, कहाँ से आया क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे। नहीं समझ में आया तो आप इस मेथड को फॉलो करके आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता है। जब भी ऐसी कुछ बात आए, ये इसलिए बता रहे हैं कि जब रैशनल इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर जीरो करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का तो कोई इश्यू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनइक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन जीरो में इश्यू है क्योंकि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक मान लो इक्वल टू जीरो में कोई रूट एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है, चाहे वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहे पॉजिटिव होगा चाहे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी सेम रहा, नेगेटिव रहा तो इनइक्वालिटी उलट गया। तो ये सब चीजों का ख्याल रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या क्वांटिटी नेगेटिव। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में उसी को डिस्कस करूँ। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि जब आपको ए पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन ए नेगेटिव, व्हाट इज ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो बस कुछ नहीं करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ए निगेटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बस इतना याद रखो। जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1, और डी क्या है इसका निगेटिव, इसका डी क्या है, डी इक्वल टू -3। डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, मतलब एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन सा वैल्यू गेन करेगा उसका मतलब नहीं है, पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, बस पॉजिटिव होगा। वही इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है 9 माइनस 20 11 -11, मतलब फिर से डी निगेटिव और ए पॉजिटिव, तो फिर से एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कौन सा वैल्यू पॉजिटिव गेन करेगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, वो पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो हम सीधे बोल देंगे कि ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एग्जांपल, ये दोनों से तो ये बात जस्टिफाई होगी, बस इसको याद रखो। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव है तो दो केस होगा, ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है। ए पॉजिटिव होगा तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव हुआ तो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। और इसका यूज हम इसका यूज हम कब करते हैं, कि अभी इनइक्वालिटी में हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन में हमें इनइक्वालिटी चेंज होने का चांसेस रहता है, पॉजिटिव है तो सेम रहेगा, नेगेटिव है तो उलट जाएगा। बस इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी निगेटिव है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी में ख्याल रखना होता है, इसलिए इन चीजों का याद ख्याल रखिएगा जो हमने बताया। ठीक, चलो फटाक देख तो नोट करो, मैं एक निगेटिव वाला एग्जाम्पल भी, मतलब ये वाला एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि सही है, ए निगेटिव और डी निगेटिव है तो एक्सप्रेशन निगेटिव ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसका रिजल्ट याद रखना कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो क्या करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू मैंने ले लिया -x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसका a इक्वल टू क्या है -1, इसका d देखो क्या है, d आ गया, d देखेंगे तो 1² -4 इंटू -1 इंटू 1, नहीं इसका d तो पॉजिटिव आ गया, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको -1 दे, चेक करके देख लो, -x², तो देखो b² -4 इंटू ए क्या हो गया -1, और c कितना हो गया -1। ठीक है, -1 तो क्या हो गया, दिस इज 1, तो 1 -4 इक्वल टू माइनस। फिर से चेक कर लो, b a है -1, a है -1, b है 1 और c है -1, तो b² 1 -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, तो -3, तो -3 क्या है, लेस देन 0, मतलब ये वाला कंडीशन है। तो मतलब इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। मतलब दैट इज हम बोल सकते हैं कि -x² -x -1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। नेगेटिव में कौन सा वैल्यू से छोटा होगा वो कंफर्म नहीं है, मतलब निगेटिव ही होगा। जैसे हमने इससे पहले बोला ग्रेटर पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव में कौन सा वैल्यू इससे बड़ा है 11/4। बस इन शॉर्ट तो पॉजिटिव बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें पता तो चल जाएगा हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव है, वही चीज का ख्याल रखना है। अब इसको तो ये तो हो गया कि इस मेथड शॉर्टकट मेथड से, ये हो गया मेथड 1 से। अगर इसका मेथड 2 से देखेंगे भाई, हम परफेक्ट स्क्वायर से भी को कंफर्म कर ले कि हाँ भाई ये वाला जो है पॉजिटिव, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के लिए तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये रिजल्ट होता है, एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव के लिए भी रिजल्ट वेरीफाई कर देंगे, हाँ सही में ये हमेशा नेगेटिव है। y को क्या लिखे, -(x²) -x प्लस क्या दे दिया 1, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, -x² 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, प्लस क्या हो गया 3/4। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस, इसको ब्रेक करूंगा, दिस इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 3/4। अब देखना इसको क्या लिख सकता हूँ, -(x माइनस 1/2 होल स्क्वायर -3/4। तो दिख रहा है कि हमें पता है कि x माइनस 1/2 होल स्क्वायर ये क्या हमेशा पॉजिटिव होता है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और इसमें अगर मैंने -3/4 ऐड कर दिया, -3/4 ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन -3/4 बोल सकते हो। और लेस देन -3/4 मतलब क्या बोल रहा है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। वही ना हमने कहा कि जब a नेगेटिव और d नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव में किस वैल्यू से छोटा होगा वो कंफर्म नहीं है, कैलकुलेट करने उसके लिए हमें परफेक्ट इसका मेथड लाना होगा, पर आप ये जरूर कमेंट कर सकते हो कि हमेशा नेगेटिव होगा या हमेशा पॉजिटिव होगा, वो बस आपको इस तरह से कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई हमने क्या कहा, और उसकी जरूरत कहाँ है हमें, इसकी जरूरत है हमें जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां ख्याल रखेंगे
डिनोमिनेटर में टर्म्स है रैशनल इक्वेशन में से सॉल्व करने में, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको बस ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अभी को खास यूज नहीं है रैशनल इक्वेशन में, तो कोई खास यूज नहीं है, बस आपको डी नेगेटिव दिखा वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दो। डी पॉजिटिव है तो आपको रूट चेक करके चेक करना होगा कि वो रूट इसमें है या ना है। तो ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, ख्याल रखना, सिंपल है। आगे क्वेश्चन हम बताएंगे तो फिर से इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे और भी बहुत सारा टर्म्स आएगा डिनोमिनेटर में जो इससे रिलेटेड होगा, तो उसमें फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आपको एक हमने ब्रीफ कर दिया कि ऐसे 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 है, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखिए। और अगर बेहतर है तो ये शॉर्टकट रिजल्ट याद रखें क्वाड्रेटिक के केस में, डी निगेटिव ए पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। डी निगेटिव, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निगेटिव ए निगेटिव तो एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव। जैसे यहाँ देखो डी निगेटिव और ए निगेटिव तो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डी निगेटिव और ए पॉजिटिव तो एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है पॉजिटिव। बस ये बस ख्याल रखना है, इसके अलावा इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करना होगा। जब आप आगे आपको क्वाड्रेटिक में, कि क्वाड्रेटिक में काफी चीजें स्टेप बाय स्टेप और काफी डेप्थ में जाने के बाद तो हम लोग इसे बताते हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डेप्थ में जानना होगा तो जब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी जितना बताया गया उतना ख्याल रखिए, इक्वेशन में यूज करेंगे इनइक्वालिटी में यूज करेंगे तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो और ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अब आप लोग आपके पास जो डीपीपी है डीपीपी 2, वो डीपीपी 2 में आपका 1 2 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, 4 5 6 7 8 8 तक है, हमें पता है 8, हाँ 8 तक ही है। तो 8 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मतलब सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद से